तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 सोशल साइंस भाग प्रथम चैप्टर फर्स्ट स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक जो है हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। कल जो है हमने इस क्लास में मौर्य काल पढ़ा था और मौर्य काल में हम चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक जो हैं पढ़ चुके थे। अशोक में जो है हम धम्म पढ़ रहे थे। धम्म जो था, जो उसने नीति अपनाई थी, वह भी हम काफ़ी हद तक जो है कंप्लीट कर चुके थे। और आज जो है हमारा कंटिन्यू रहेगा अशोक के उत्तराधिकारी तथा मौर्य साम्राज्य का पतन। अशोक के कौन उत्तराधिकारी रहे और मौर्य साम्राज्य को जो है पतन किस प्रकार हुआ। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अशोक के बाद अगले 50 वर्ष तक उसके कमजोर अधिकारियों का शासन रहा। अशोक के बाद कुणाल राजा बना, जिसे दिव्यावदान में धर्म विवर्धन कहा गया है। राजतरंगिणी जो है के अनुसार उस समय जलोक कश्मीर का शासक था। यह लाइन अंडरलाइन करना आप। राजतरंगिणी के अनुसार उस समय जलोक जो था कश्मीर का शासन था। ये क्वेश्चन एक बनता है कि किससे हमें पता चलता है कि कश्मीर का शासन जलोक था और जलोक जो है कश्मीर का शासन था। जो इसका मतलब जलोक के बारे में जो है किससे पता चलता है हमको? राजतरंगिणी से पता चलता है। राजतरंगिणी से हमको यह भी पता चलता है कि जलोक जो था वह कश्मीर का शासन था। और अशोक के बाद में जो है कौन राजा बना इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है आपको। धम्म जो है अशोक का वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है आपका। ठीक है, आगे कंटिन्यू देखो। तारानाथ के अनुसार अशोक का पुत्र वीरसेन गांधार का स्वतंत्र शासक बना था। कुणाल के अंधे होने के कारण मगध का प्रशासन उसके पुत्र संप्रति के हाथ में आ गया था। कुणाल के पुत्र दशरथ ने भी मगध पर शासन किया। उसने नागार्जुनी गुफाएं आजीविकों को दान में दी थी। बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। उसके ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके मगध में शुंग वंश के शासन की नींव डाली। ठीक है, तो जो शुंग वंश के शासन की नींव डाली जा रही है मौर्य काल के बाद में, कौन डाल रहा है? पुष्यमित्र शुंग। अंडरलाइन करना है और याद रखना है। पुष्यमित्र शुंग, जिसने शुंग वंश के शासन की क्या डाली है? नींव डाली है। तो शुंग वंश की जो शासन की स्थापना यहाँ पे हो रही है और कौन कर रहा है? पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश के शासन की स्थापना जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखो। मौर्य काल का जो प्रशासन था वह किस प्रकार का था? आपको हमेशा जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हो, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आप हिस्ट्री पढ़ते समय आपको प्रेजेंट को पास्ट से कंटिन्यू करना, मतलब कंपेयर करना है उनको। आपको प्रेजेंट को देखते हुए पास्ट में किस तरीके से रहा वो देखना, ताकि आपको उसमें इंटरेस्ट बना रहे। अब हम आज की जब पॉलिटी देखते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, और जो ये वाली जो चीज़ देखते हैं हम कि आज हम प्रधानमंत्री देखते हैं, राष्ट्रपति देखते हैं, वित्त मंत्री देखते हैं, शिक्षा मंत्री देखते हैं। तो जो आज जिस प्रकार के मंत्री देखते हैं हम, तो आज का प्रेजेंट टाइम के पॉलिटिकल जो भी व्यू रहता है उस समय का काल के, क्योंकि ये उस समय भी जो है जो पॉलिटिकल जो चीज़ें रहती हैं उस सब काल की भी, तो वो आपकी इम्पोर्टेंट रहती हैं। आपको याद करनी पड़ेगी, आपको याद रखनी भी पड़ेगी और आपको समझनी भी पड़ेगी। ठीक है, तो समझने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे कि मैंने बोला कि आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको प्रेजेंट से आपको कंपेयर करना है। ठीक है, तो जब जो भी मैंने अभी नाम बोले हैं, तो वो जो भी प्रेसिडेंट होता है या राष्ट्रपति होता है जो भी है, तो उस समय का किस प्रकार का जो है हम राजनीतिक इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा हमको। देखो, मौर्य प्रशासन में मौर्य काल में भारत ने पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना की। तो उस समय कैसी थी? केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी सबसे पहला तो। ठीक है, सत्ता का केंद्रण किसके पास में होता था? राजा के पास में होता था। वह निरंकुश नहीं होता था उस समय। कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग बताए हैं? 7 अंग बताए हैं कौटिल्य ने। राजा, उसके बाद में अमात्य, फिर जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। ये जो है राज्य के 7 अंग हैं। ठीक है, तो कौटिल्य ने कितने अंग बताए हैं? राज्य के 7 अंग बताए हैं। इन 7 के नाम दे रखे हैं, आपको अंडरलाइन करना है इनको। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। ठीक है, राजा द्वारा मुख्यमंत्री व पुरोहितों की नियुक्ति उनके चरित्र की भलीभांति जांच के बाद ही की जाती थी। इस क्रिया को उपधा परीक्षण कहा जाता था। ये लोग मंत्रिमंडल के अंतरंग सदस्य थे। मंत्रिमंडल के अतिरिक्त परिषद मंत्री भी होता था, जो एक तरह से मंत्री परिषद था।
ठीक है। तो सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन देखेंगे हम। अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख है जिन्हें तीर्थ कहा गया है। तो यहाँ पर हम देखो थोड़ा इकोनॉमिक चीज़ें भी हमको देखने को मिल रही है। इकोनॉमिक जो है वो चीज़ें हम देखेंगे इसमें कि जो अर्थशास्त्र में कितने विभाग बता रहा है, ये 18 विभाग बता रहा है जिन्हें ये क्या बोल रहा है, तीर्थ कह रहा है। 18 विभाग बताए हैं अर्थशास्त्र में। और इनका जो अध्यक्ष होता था, जो तीर्थ का है, उस तीर्थ के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, महामात्र कहा जाता था। ये आपको थोड़ा यूँ कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना होगा हिस्ट्री में, कहाँ पे क्या नाम जो है आपको लर्न करना है, क्योंकि आपके लिए तो सारे ही जो नाम दे रखे हैं वो सारे ही नए हैं। और ये सारे जो नए नाम हैं अगर आप फर्स्ट टाइम भी अपने अंदर ले लोगे ना तो ये ग्रहण हो जाएंगे, आप ले लोगे उनको, कैच कर लोगे, लेकिन थोड़ा टाइम निकल जाने के बाद में आप इनको नहीं कर पाओगे, नहीं ले पाओगे। तो ठीक है, जैसा भी मैं वो जो बताती हूँ आपको जो शब्द, उनको आप थोड़ा उसी समय लर्न करने की थोड़ा कोशिश किया करो, जो भी आपके इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि सारा का सारा तो लर्न ना तो हो पाता है, ना आप जो है समझ पाते हो। तो जो इम्पोर्टेंट रहता है उसको याद करने की, क्योंकि सारे जो नाम हैं आपके लिए नए हैं और जो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट रहते हैं उन नाम को जो है अभी से लर्न करना आपको शुरू करना है। ठीक है। तो तीर्थ के अध्यक्ष को जो है महामात्र कहा जाता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ थे मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। ठीक है। तो जो तीर्थ के अध्यक्ष को तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, महामात्र। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो तीर्थ थे वो मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। अब देखो आपको क्या है कि जिस प्रकार से हम मौर्य का प्रशासन पढ़ रहे हैं, आपको गुप्त काल का भी प्रशासन पढ़ना पड़ेगा। और आगे जैसे भी जो टाइम पीरियड का जो आएगा तो उसके हिसाब से आपको उस समय का जो है प्रशासन जो है पढ़ने को देखने को मिलेगा। और उसमें भी आपको इसी प्रकार से जो है अध्यक्ष के नाम को उस समय क्या कहा जाता था, उस समय में मंत्री को किस पर्टिकुलर विभाग के मंत्री को क्या कहा जाता था, तो सब में आपको अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो आपको ये पूरा होना चाहिए आपको कि अगर हम मौर्य प्रशासन में तीर्थ के अध्यक्ष को क्या बोल रहे हैं, महामात्र। इकोनॉमिकली चीज़ें क्या हो रही हैं, राज्य को क्या रोल रहता है इसमें, तो वो चीज़ें आपको कंटिन्यूसली जो है देख के समझ के आपको अभी से जो है कॉन्सेंट्रेट होकर आपको समझना है। ठीक है। अब आगे देखो, क्योंकि ये सेम चीज़ें जो है हर एक टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उनके नाम जो है वही चेंज होते जाएंगे। ठीक है। अब आगे देखो, केंद्रीय प्रशासन हो गया समाहर्ता। इसका कार्य राजस्व एकत्र करना था, आय व्यय का ब्यौरा रखना था, वार्षिक बजट तैयार करना था। तो जो समाहर्ता था, ये इसका कार्य जो तो हो गया आपका राजस्व एकत्रित करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना, वार्षिक बजट तैयार करना। ये अभी वर्तमान में भी होता है। आपको पता है कि हर साल जो है हमारे यहाँ पर भी बजट जो है तैयार होता है, बजट पेश किया जाता है, राज्य में भी स्टेट लेवल पर भी तैयार किया करके जो है प्रस्तुत किया जाता है, और सेंट्रल लेवल पर भी जो है, केंद्र स्तर पर भी जो है बजट तैयार होता है। तो ये जो मैंने कहा ना आपको प्रेजेंट और पास्ट के दोनों को साथ में लेके कंपैरिजन करके करना है। तो जो अभी आप देखने को मिलता है हमारे यहाँ पे वर्तमान में भी जो है राजस्व का एकत्रण होता है। कैसे होता है, हम टैक्स पे करते हैं। ठीक है। तो उस समय भी वो जो है एक तरह का वो टैक्स जो था, जिसको कर बोलते हैं, उस समय भी वो होता था, एकत्रण होता था। मतलब कि उस समय की चीज़ें ही धीरे धीरे अभी तक चली आ रही हैं, पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम ही नया है। कुछ चीज़ें जो हैं आप प्रेजेंट को रिलेट करेंगे, आप रिलेट करते हुए पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो जो अभी आज प्रेजेंट में जो अभी आपको सबको पता ही है कि टैक्स सभी के पेरेंट्स पे करते ही हैं, तो उस समय भी राजस्व का एकत्रण होता था, आय व्यय का ब्यौरा रखते थे, यानी कितना जो है उनके क्षेत्र में कितना खर्च हो रहा है, कितना लिया जा रहा है, कितनी आय हो रही है, जो पूरा जो वार्षिक जो है पूरा बजट जो है तैयार होता था। आगे देखो, सन्निधाता यानी कोषाध्यक्ष। साम्राज्य के विभिन्न भागों में कोषगृह और अन्नागार जो है बनवाना। अर्थशास्त्र में 26 विभाग अध्यक्षों का उल्लेख है। कोषाध्यक्ष, सीताध्यक्ष कृषि में, पंड्याध्यक्ष व्यापार में, सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई में, लूणाध्यक्ष बूचड़खाना, विविधाध्यक्ष चारागाह, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा जारी करना, मुद्राध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष, बंधनागाराध्यक्ष, आठविक जो कि वन विभाग का प्रमुख था इत्यादि। युक्त और उपयुक्त महामात्य तथा अध्यक्षों के नियंत्रण में निम्न स्तर के कर्मचारी होते थे। ठीक है। तो ये जो है कोष के जो विभिन्न अध्यक्षों के नाम कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से थे जो आपके दे रखे हैं। ठीक है। अब चलते हैं प्रांतीय प्रशासन की ओर। ठीक है। प्रांतों के बारे में, जैसे कि जो अभी वर्तमान में जो हम स्टेट देखते हैं, ठीक है, वो चीज़ें अब उस समय में मौर्य काल में। प्रांतीय प्रशासन, अशोक के समय मगध साम्राज्य के 5 प्रांतों का उल्लेख है।
तो कौन कौन से वो 5 प्रांत थे जो अशोक के काल में थे, अशोक के शासन काल में थे? उत्तरापद, तक्षशिला, अवंती राष्ट्र, उज्जैनी, कलिंग, तोशली, दक्षिणापद, सुवर्णगिरी, मध्य देश, पाटलिपुत्र। प्रांतों का शासन राजवंशी कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। ठीक है। अब जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में क्या होता है कि हर स्टेट की जो कमान है या हर स्टेट की जो व्यवस्थाएं होती हैं उनको संभालने के लिए हर एक स्टेट में मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, हर एक मुख्यमंत्री नियुक्त कर रखा है अभी वर्तमान में। ठीक है, तो उस समय किया जाता था कि अब जैसे कि अब उस समय उन्होंने जो है सारे जो भी उनके जो जनपद होते थे, अभी तो जो हम स्टेट बोल रहे हैं, गांव, नगर, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, जिले होते हैं। ठीक है, तो उस समय तो है हम उनको जनपद बोल रहे हैं, महाजनपद बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो जो उस समय के जो जनपद थे, उनके महाजनपद है जिन पर ये अधिकार कर लिया करते थे। तो ये क्या करते थे, अधिकार करने के बाद में उनका हर जगह पर जाकर वहाँ की देख रेख करना या वहाँ का खुद शासन अपने हाथ में लेकर संभालना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो ये क्या करते थे उस समय, वहाँ पर जो भी उनका क्षेत्र होता था, जो भी जिन पे ये विजय प्राप्त कर चुके होते थे, जिन पर इनकी सत्ता स्थापित हो जाया करती थी, तो ये क्या करते थे, अपने द्वारा उन कुछ पदाधिकारी नियुक्त करते थे। और ज़्यादातर वो जो होते हैं उन्हीं के पुत्र होते थे या उन्हीं के वंश से होते थे, जिनको वो अलग अलग उन क्षेत्रों में शासन करने के लिए भेजे जाते थे। उनको वो पद जो है, उन पदाधिकारी जो हैं उन क्षेत्रों के होते थे, जिनको हम जो है कुमार या आर्य जो पुत्र हैं उनको वो बोलते थे। ठीक है, प्रांत विषयों में विभक्त थे, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में जैसे कि राष्ट्र, फिर वो राज्यों में होता है, फिर राज्यों के बाद में जिले में, इस तरह से डिवाइड होता जाता है। मतलब बड़े से छोटे क्षेत्र की ओर जो है विभक्त हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम में इस तरीके से, उस समय क्या होता था, उस समय प्रांतों के बाद में जो है प्रांतीय प्रशासन के बाद में होता था, वो प्रांत जो विषय थे वो विभक्त थे वापस। जो विषय पर प्रांत विषय में तो विभक्त हैं, जो विषयपतियों के अधीन होते, जो प्रांत जो थे वे विषय में विभक्त हो गए और विषय जो थे वो विषयपतियों के अधीन होते थे। ठीक है, तो प्रांतों के बाद में यहाँ पर इसके बाद में जो रहता है इसके नीचे वह विभक्त होता है विषयों में। प्रांतों के बाद में विषयों में जो है ये विभक्त है, जिनका अधिकार जो होता था विषयपतियों के पास में होता था। विषय जो थे वो विषयपति जो है वो संभालते थे। उसके बाद में जिले का जो प्रशासनिक अधिकारी होता था उसको बोलते थे स्थानिक होते थे। ये जो है आपको चीज़ें जो हैं ये आपको अंडरलाइन कर लेनी है। प्रांतों में कुमार, आर्यपद, फिर प्रांत विषय में थे, विषय जो थे फिर वापस विषयपति, फिर जिले को स्थानिक जो समाहर्ता के अधीन होते थे। ठीक है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई यहाँ पर मुखिया या गोप था, जो 10 गाँवों का शासन संभालता था। ठीक है, तो ये आपको देखना है। सबसे पहले जो है हमने एक बार देखना आप, सबसे पहले केंद्रीय पढ़ा आपने, फिर उसके बाद में प्रांत, के बाद में हमने विषय के उपरांत ये विभक्त हैं जिलों के उपरांत ये विभक्त हैं आपके जो सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई जो है आपको दे नहीं रखा है, बस ये देखा प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का जो मुखिया होता था वह गोप था, जो 10 गाँवों का प्रशासन संभालता था। यानी 10 गाँवों का एक बंच जो था वह था सबसे छोटी इकाई था। 10 गाँवों का जो था एक बंडल, या वो मतलब एक पूरा एक क्षेत्र 10 गाँवों का जो शासन मुखिया जो था वह गोप था। ठीक है, समाहर्ता के अधीन प्रतिष्ठी नामक अधिकारी भी होता था। ठीक है, जो स्थानिक गोप ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करता था। जैसे कि अभी वर्तमान में भी होता है कि जो छोटे क्षेत्र में जो बड़ा क्षेत्र का अधिकारी होगा वो छोटे क्षेत्र में आकर जो है उनकी देखरेख करेगा, उनका की जांच पड़ताल करेगा कि यहाँ पर जो कार्य जो है सही ढंग से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी उस समय भी वही चीज़ देखने को मिल रही है कि जब अभी गोप या ग्राम अधिकारियों की जाँच करने के लिए जो इसके ऊपर का अधिकारी है, जो जिले का समाहर्ता जिसका अधिकारी स्थानिक होता था, जो समाहर्ता के अधीन होता था, तो जो स्थानिक जो है वह जो है जो सबसे छोटी इकाई थी वहाँ पर आकर जांच किया करता था। अब आगे देखो नगर का शासन कैसा था उस समय। अब मैंने आपको आगे जब हम मौर्य काल स्टार्ट कर रहे थे तो हमने पढ़ चुके हैं कि राजदूत आया था हमारे यहाँ मौर्य काल में। तो जो राजदूत आया था मेगास्थनीज, उसने जो है कुछ, जैसे कि अभी भी हम कहीं पे जाते हैं तो हम वहाँ के क्षेत्रों को एनालाइज करते हैं
कि वहाँ पर हमारे यहाँ के क्षेत्र से वहाँ पर कितनी भिन्नता है, कितना अलग है, या कुछ नई चीज़ें जो हैं। फिर हम वहाँ पर कुछ नोट डाउन भी करते हैं कि यहाँ पर हमसे कुछ अलग है। तो जब मेगास्थनीज आया था, तो जब उसने इंडिया की जगहों का ब्यौरा किया या देखा, तो उसने कुछ चीज़ें नोट की और उस समय उसने वो लिखी अपने ग्रंथ में कि वहाँ पर मौर्य काल में उसने क्या क्या देखा, और उसने चीज़ें वो बताई हैं। अब मेगास्थनीज उस समय क्या देखता है और क्या लिखता है, वह हम पढ़ेंगे कि मेगास्थनीज ने उस समय उस नगर प्रशासन के बारे में क्या बताया है या क्या कहा है। तो शासन प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। अब नगरों का शासन जो है कितने सदस्य, 30 सदस्यों का मंडल करता है, जो 6 सदस्य समितियों में विभक्त था। प्रथम समिति उद्योग शिल्पों का निरीक्षण, द्वितीय समिति थी विदेशों की देखरेख करना, तृतीय समिति थी जन्म मरण का लेखा जोखा, चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य का देखना, पांचवी समिति थी निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना, छठी समिति थी विक्रय मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूलना। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। इस प्रकार से समितियां बनी हुई थी हर एक क्षेत्र की, जहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में भी देखने को मिलती है हमको। हर एक क्षेत्र की जो है एक पर्टिकुलर है, हर एक क्षेत्र की एक चीज़ दे रखी है, जिसमें मतलब कि जो मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ ना आपको कि जो हम प्रेजेंट में देखते हैं वह पास्ट में भी थी, वही चीज़ है। आप उसको रिलेट करो, आपको समझ में आ भी जाएगा और लर्न भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपकी इम्पोर्टेंट रहता है, जो मेगास्थनीज ने जो है वो बताई हैं। मेगास्थनीज ने जो बताई हैं ये चीज़ें आपको अंडरलाइन करनी है, लर्न करनी है, ठीक है। कि मेगास्थनीज जो है आकर नगरीय प्रशासन के बारे में क्या क्या ब्यौरा देता है। उसने 5 समितियों का निरीक्षण किया है और उन 5 समिति में क्या क्या दे रखा है, ठीक है। आगे देखो, अब उस समय मौर्य काल में सैन्य व्यवस्था कैसी थी। तो मौर्य काल की सैन्य व्यवस्था देखो, सेना के संगठन में तो पृथक सैन्य विभाग था, 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये समितियाँ सेना के 5 विभागों की देखरेख करती थी। ये 5 विभाग कौन कौन से थे? पैदल सैनिक थे, अश्व थे, हाथी, रथ तथा नौसेना। ये देखो, जैसे कि मैं बोल रही हूँ ना, ये मौर्य काल पढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ये शासन, सैन्य व्यवस्था, नगरीय व्यवस्था आपको हर एक टाइम पीरियड में देखने को मिलेगी। मौर्य काल के बाद में अब गुप्त काल, बाकी के जो भी काल आएंगे उस काल में भी आपको ये पढ़ने को मिलेगी। इसलिए ये मौर्य काल अच्छे से देखना है, पढ़ना है, ताकि आप अच्छे से रिलेट कर सको, ठीक है। तो जो उस समय के जो 5 विभाग थे और वहाँ के विभागों के सैनिक थे, पैदल सैनिक, अश्व, हाथी, रथ, नौसेना। सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी जो था वो क्या कहलाता था? अंतपाल कहलाता था। जो सैनिक प्रबंधन की देखरेख करने वाला जो अधिकारी था वो क्या कहलाता था? अंतपाल कहलाता था। सीमांत क्षेत्रों की व्यवस्था, सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्थापक भी अंतपाल होता था। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल, 5,000 अश्वरोही, 9,000 हाथी व 800 रथों से सुसज्जित विराट सेना थी। ये मेगास्थनीज ने भी ये बात कही है कि जो उस समय के जो अश्वरोही, जो रथ और ये सब उस समय के जो है देखने को उसको मिला था, ठीक है। आगे की जो है आपका इसमें न्याय व्यवस्था है कि उस समय की मौर्य काल में जो है आपकी न्याय व्यवस्था क्या रहती है। तो मौर्य काल की न्याय व्यवस्था में आपको न्यायालय, अब देखो वर्तमान में भी आपको सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय देखने को मिलते हैं। तो उस समय भी न्याय व्यवस्था थी और उस समय भी जो न्यायालय थे और उन न्यायालय की प्रशासन, न्यायालय की व्यवस्था किस प्रकार से थी वो आप पढ़ेंगे। सम्राट न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था, ठीक है। उस समय की न्याय व्यवस्था सर्वोच्च सर्वकर्ता क्या था? सम्राट था। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय थे, सबसे नीचे स्तर का, जो वर्तमान में भी है, जहाँ ग्रामव्रत अपना निर्णय लेते थे। इसके ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय था। ग्राम संघ और राजा के न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालय 2 प्रकार के थे, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर सम्राट और सबसे नीचे जो था स्तर ग्राम न्यायालय का था, ठीक है। अब इसके जो 2 जो हैं, इसने 2 न्यायालयों के प्रकार जो है उसमें विभक्त किया है। पहला है धर्मस्थीय और दूसरा है कंटक शोधन। धर्मस्थीय न्यायालय में क्या होता था? इन न्यायालयों में निर्णय का कार्य धर्मशास्त्र में निपुण 3 धर्मस्थ, व्यावहारिक और 3 अमात्य करते थे। तो इसमें जो है अब हमारे यहाँ अभी जो वर्तमान में जो है जिस प्रकार से वकील होता है, जज होता है, तो उस समय उनको क्या कहा जाता था? तो उस समय 3 धर्मस्थ थे, व्यावहारिक, और 3 क्या थे? अमात्य करते थे। धर्मस्थीय एक प्रकार की दीवानी अदालत होती थी। चोर, डाकू, लूट के मामले जिन्हें साहस कहा गया है।